welcome to our YouTube channel. I am Neha, your educator for HPSC and STET PGT Economics. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को स्टार्ट और इसके हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करेंगे। तो भाई ये हमारे जो एमसीक्यू है ये एस्टेट और एचपीएससी दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो भाई देखो करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे, बिलीव्स दैट इन लॉन्ग रन यानी कि लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में क्या होगा, देयर विल बी ऑलवेज बी, क्या होगा लॉन्ग रन में, फुल अनएम्प्लॉयमेंट, लेस अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखो भाई क्लासिकल्स लॉन्ग रन की बात करते थे, ठीक है, और केन्जियंस और क्लासिकल्स के हम बीच में ही दोनों में ही क्या रहता था, हमेशा किसी ना किसी बात को लेके, किसी ना किसी कंसेप्ट को लेके आर्ग्यूमेंट रहते थे। तो यहाँ पर एक पूरा कंसेप्ट है क्लासिकल और केन्जियंस का, वो एक पूरा कंसेप्ट में से ही एक ये कंसेप्ट निकल के आता है कि क्लासिकल बिलीव करते थे कि लॉन्ग रन में यानी कि दीर्घ काल में सभी को रोजगार मिल जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन केन्स इस थ्योरी को नहीं मानता था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन में किस में बिलीव रखते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में बिलीव रखते थे। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव्स इन लॉन्ग रन यानी कि दीर्घ काल में देयर विल ऑलवेज बी फुल एम्प्लॉयमेंट, दीर्घ काल में यानी कि लॉन्ग रन में सभी को क्या है, सभी को काम मिल जाएगा। एंड इफ देर इज एनी अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है या किसी को काम नहीं मिल रहा, इट विल बी केस ऑफ शॉर्ट रन। अगर ये क्लासिकल का मानना है, क्लासिकल कहते हैं कि लॉन्ग रन में सभी के पास काम होगा, सभी को रोजगार मिल जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है, अगर किसी कोई बेरोजगार रह जाता है, तो वो शॉर्ट रन की सिचुएशन होगी। लेकिन केन्स यहाँ कहता है कि देर इज, अगर लॉन्ग रन की सिचुएशन होगी तो हम सब मर जाएंगे, वी ऑल डाई इन लॉन्ग रन। लेकिन केन्स यहाँ पर क्लासिकल का जो ये कंसेप्ट है लॉन्ग रन का, फुल एम्प्लॉयमेंट का, केन्स इसको क्रिटिसाइज करता है और केन्स कहता है कि लॉन्ग रन में हम सब मर जाएंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन नहीं होती। यहाँ कहीं ना कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही है। तो ये केन्स का मानना था। और केन्स का मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करती है, एक सिर्फ इमेजिनरी फिनोमिना है, कुछ लोग अपनी मर्जी से भी काम नहीं करना चाहते, तो ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट में नहीं शामिल करेंगे। तो क्लासिकल की अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। देखो भाई यहाँ पर क्या है, क्लासिकल और केन्जियंस के क्या दिए हुए हैं, थॉट्स दिए हुए हैं। तो जो क्लासिकल की बेसिक असम्पशन है ये क्लासिकल्स है, ये केन्जियन इकोनॉमिस्ट है। तो यहाँ पर क्लासिकल्स कहते हैं इकोनॉमी इन फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे है, तो ये हमेशा लॉन्ग रन की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केन्जियन कहते हैं द इकोनॉमी मे नॉट बी इन फुल एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट रन। तो वो कह रहे हैं कि केन्जियंस कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल शॉर्ट रन में, ठीक है। तो केन्स फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को नहीं मानता। केन्स का मानना था कि लॉन्ग रन में तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन क्लासिकल कहते हैं कि लॉन्ग रन में हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन होगी, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कैश बैलेंस अप्रोच प्राइस लेवल इज अफेक्टेड, मतलब कि जो हमारी कैश बैलेंस अप्रोच है, हम एक पूरा कंसेप्ट करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, उसमें ही हम कैश बैलेंस अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये टॉपिक क्वेश्चन पूछा हुआ, कैश बैलेंस अप्रोच में प्राइस लेवल किससे अफेक्ट होते हैं, दैट पार्ट ऑफ मनी विच पीपल होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब कि देखो यहाँ पर हम ये कंसेप्ट समझते हैं कि कैश बैलेंस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो प्राइस लेवल है यानी कि जो कीमत का स्तर है वो किससे प्रभावित होगा, दैट पार्ट ऑफ मनी, जो मनी का भाग है, जो मुद्रा का जो हिस्सा है वो हम अपने पास रखना चाहते हैं नकदी के रूप में यानी कि कैश की फॉर्म में। तो ऑप्शन है हमारे पास ट्रांजेक्शन पर्पस, स्पेक्युलेटिव पर्पस, ऑप्शन ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। तो देखो ट्रांजेक्शन पर्पस क्या होता है, मतलब कि हमारा लेन देन का जो पर्पस होता है, मतलब कि आपने किसी को कुछ पैसे दिए और उसके बदले आपने उससे कुछ सामान लिया, तो वो गई हमारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। स्पेक्युलेटिव पर्पस क्या होता है, स्पेक्युलेटिव पर्पस को हम समझे तो यहाँ पर क्या है, लोग प्रॉफिट के कमाने के उद्देश्य से सट्टा बाजार बोलते हैं जिसको, मतलब कि किसी मतलब कि इलीगल तरीके से पैसे को वहां पर इन्वेस्ट करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद हमें उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर कैश बैलेंस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम समझे जब प्राइस लेवल अफेक्ट होता है मनी के पार्ट से, जहां हम मनी को होल्ड करते हैं कैश की फॉर्म में ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए, क्योंकि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो देखो इन कैश बैलेंस अप्रोच प्राइस लेवल इज अफेक्टेड बाय दैट पार्ट ऑफ मनी विच पीपल होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। तो यहाँ पर जब लोग कैश को अपने होल्ड करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं मुद्रा की नकदी के रूप में यानी कि लिक्विड कैश की फॉर्म में, तो ये ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट एंड नॉट ओनली टोटल मनी सप्लाई
एंड दैट इज एमवी विच सजेस्टेड बाय क्लासिकल थ्योरी। तो इसको कौन सजेस्ट करता है? क्लासिकल थ्योरी सजेस्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा इन स्पेकुलेटिव डिमांड। देखो भाई अब स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन आ गया। स्पेकुलेटिव डिमांड में जो मनी का है इज डिमांडेड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ। देखो भाई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी मतलब कि जब हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कर रहे हैं, तो वहां पर हम जब अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, कहीं पर लगाने की सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमें उसका जो रिटर्न मिलेगा, मतलब कि ये क्या होता है, एक इलीगल काम होता है, ठीक है। सट्टा लगाना, जुए में लगाना, बेटिंग करना, इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, जब हम सोचते हैं कि इस थोड़े टाइम बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतनी दर, ब्याज की दर से हमें इसका इतना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, तो वहां पर हम इस पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं, इस पर्पज से हम निवेश करते हैं। तो जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, वहां पर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए डिमांड फॉर मनी का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ इनकम, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट या फंक्शन ऑफ कंजम्पशन। तो भाई देखो जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है उसका फंक्शन वो किस पर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए की जाती है? वो इस पर्पज से की जाती है जहां पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अच्छा मिल रहा है, हमें उसकी वजह से ज्यादा अमाउंट मिलेगा इन फ्यूचर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका फंक्शन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित करके, आरओआई से हम प्रभावित होकर क्या करते हैं, हम वहां पर इन्वेस्ट करते हैं और उससे हमें ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में जो इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है मनी का, वो किसका फंक्शन है? वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेटिव पर्पस मनी इज डिमांडेड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो ये क्या है, ये हमारा मनी डिमांडेड है इस पर, इस साइड, और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसको हम पूरा समझते हैं, जैसे जैसे हमारी हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, आरओआई स्टैंड्स फॉर, आरओआई यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारी आरओआई ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, तो हम क्या कर देंगे? लो कर देंगे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एसडीएम स्टैंड फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। देखो भाई यहाँ पर क्या है, हाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आई है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा डिमांड फॉर मनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी सबसे ज्यादा हाई यहाँ पर है, 5.5 है, तो यहाँ पर हमने कम की। अब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा बिल्कुल कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम हाई क्या कर देंगे? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कर देंगे, हाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एट वेरी लो रेट 2% स्पेकुलेटिव डिमांड बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर 2% पर देखें हम कि जो हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड है वो यहाँ पर इतनी है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इलास्टिक हो गई है, ये क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक हो गई है, मतलब कि पूर्णतया लोचदार हो गई है। और इस तरीके से ये यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल वर्टिकल हो चुकी है, और इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, यानी कि तरलता का जाल। लिक्विडिटी ट्रैप को हिंदी में बोलते हैं तरलता का जाल, विच इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल लो हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना पसंद करेंगे। इन दिस टाइम पीपल चूज टू कीप कैश इन लिक्विड फॉर्म। और यहाँ पर लोग क्या करेंगे, पैसे को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पसंद करेंगे जब लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है, ठीक है। जब हमारी लो रेट पर, यानी कि जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, बिल्कुल लो हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा लिक्विडिटी ट्रैप होगा। तो यहाँ पर क्या है, स्पेकुलेटिव पर्पज से जो मनी की डिमांड होती है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन किससे प्रभावित होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू रेज इनकम बाय 4,000 crore if MPC is 0.75, how much increase will be there in consumption and saving due to increase in income। देखो भाई रुपये की आय बढ़ने के लिए निवेश में कितनी वृद्धि की आवश्यकता है? मतलब कि देखो हमारी मनी इनकम बढ़ गई, अब हमारी मनी इनकम से ही जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उसी की ओर हम इन्वेस्टमेंट में, हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होगा। अब हमारा क्या हो रहा है, इनकम कितने से रेज हो गई है? 4,000 करोड़ से रेज हो गई है, ठीक है। एमपीसी हमारा कितना है? एमपीसी है हमारा 0.75 है। आय में इस वृद्धि के कारण उपभोग और बचत में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि हमारे कंजम्पशन में कितनी वृद्धि होगी और हमारे बचत में, सेविंग में कितनी वृद्धि होगी, हम निकालेंगे। देखो भाई हम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, हमारा मल्टीप्लायर को हम कैसे डिनोट करते हैं? देखो 4,000 करोड़ रुपए की आय बढ़ने से निवेश में कितनी वृद्धि की आवश्यकता है, मतलब कि हमारी इनकम कितने से बढ़ी है? हमारी इनकम बढ़ी है, इंक्रीज हुई है कितने से? 4,000 करोड़ से, ठीक है। हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के,
मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, 1 × 1 - MPC। MPC क्या होता है? हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। 1 - MPC हमें कितना दिया हुआ? 0.75। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25। इसको सोल्व किया तो हमारा आ जाएगा 4। ये आ गया हमारा 4। अब हमें पता है कि मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारी इनकम में कितना चेंज आया है? हमारी इनकम का चेंज आया है 4000 का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट निकालना है। अब देखो भाई, अब हमारे हमारे हमें पता है कि मल्टीप्लायर हमारा ये होता है, ये हमारा मल्टीप्लायर होता है। अब हम इसको यहाँ ले जाए, आई को, चेंज इन आई ड्यू टू, तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो अब देखो, हम इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, 4000 डिवाइड बाई 4। 4 हमारा क्या आ गया था? 4 हमारा क्या आ चुका था? 4 हमारा मल्टीप्लायर आ ही गया था। ये हमारा 4 था, और ये हमारा 4000 करोड़ हमारी इनकम थी। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट हमारा आ जाएगा 1000 करोड़। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1000 करोड़। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, आंसर बी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑल्सो नोन एज, तो देखो भाई, जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था उसको पहले कहाँ RF खान ने डिफाइन किया था? कहाँ? RF खान ने उसको एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से डिनोट किया था, मतलब कि उसको कंसेप्ट दिया था, लेकिन उसको इनिशियल मतलब कि पॉपुलर किसने किया था? केन्स ने किया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से। और हम सभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को केन्स के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो RF खान ने किया था, और उन्होंने उस कंसेप्ट को एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से दिया था। तो क्वेश्चन क्या है? केन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो भाई देखो, केन्स ने अपनी बुक लिखी थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बाय केन्स, ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी मल्टीप्लायर। उन्होंने अपनी बुक में इसको क्लोज्ड इकोनॉमी मल्टीप्लायर के नाम से डिफाइन किया था। द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि जो हमारा निवेश गुणक है, क्या शो करता है? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से हम शो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, नोट पूछा हुआ है, अजम्पशन ऑफ फिलिप्स कर्व। तो ये देखो, क्वेश्चन में ध्यान देना आप कि क्वेश्चन में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोट पूछा हुआ है, या पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिलिप्स कर्व की या फिलिप्स वक्र की धारणा नहीं है? तो देखो, नो एक्सपेक्टेशंस, फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड टेक शेप्स एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। नॉन लीनियर रिलेशनशिप, नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी होता है एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, और है अनस्टेबल इन नेचर। तो भाई देखो, अनस्टेबल इन नेचर ये फिलिप्स कर्व की अजम्पशन नहीं है, फिलिप्स कर्व स्टेबल होता है नेचर में, ठीक है। देखो, फिलिप्स कर्व को डिफाइन किया था AW फिलिप्स ने, कब? 1958 में। ओरिजिनली फिलिप्स कर्व क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप, किसका? रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मजदूरी का, यानी कि श्रमिकों की जो मजदूरी का और बेरोजगारी का रिलेशन, उसके संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इसकी कुछ अजम्पशन है फिलिप्स कर्व की। फिलिप्स कर्व इज शॉर्ट रन एंड स्टैटिक इन नेचर। तो फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन में क्या होता है? स्टैटिक होता है। फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड टेक शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो भाई, फिलिप्स कर्व की जो शेप होती है ना, वो इस तरह से होते हैं, रेक्टेंगुलर डाउनवर्ड होती है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है। इट इज ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ये क्या होता है? नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। फिलिप्स कर्व इज स्टेबल इन नेचर। तो ये क्या होता है? स्टेबल होता है नेचर में। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अनस्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत असम्पशन हो जाएगी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। और देर इज ए कॉन्स्टेंट ट्रेड ऑफ, यहाँ पर क्या होता है? कॉन्स्टेंट ट्रेड ऑफ होता है फिलिप्स कर्व में, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिस्कल पॉलिसीज ऑप्शन। तो देखो भाई, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हम मौद्रिक नीति कहते हैं, और फिस्कल पॉलिसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेट की जाती है, जो कि मनी सप्लाई को और हमारे जो मॉनेटरी रिलेटेड जो हमारे इश्यूज होते हैं देश में, इकोनॉमी में, उनको वो हैंडल करती है। और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल की जाती है। और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है वो किस तरह से हमारे टैक्सेस को, मनी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हैंडल करती है। तो हमारी जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो क्या देखती है? तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिस्कल पॉलिसी ऑप्शंस। देखो, चेंजिंग इन टैक्स रेट, तो भाई ये देखती है टैक्स रेट को।
चेंजिंग इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, भाई गवर्नमेंट क्या है, हम पे टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट हम पे टैक्स कैसे लगाती है, गवर्नमेंट हम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स लगाती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं हमारे, जब गवर्नमेंट हम पे हमारी इनकम पर, हमारी जो इनकम जनरेट हो रही है, हमारी इनकम अगर टैक्स स्लैब के अंडर आती है तो गवर्नमेंट हम पे डायरेक्ट टैक्स लगाएगी। अब अगर कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, वो कोई चीजों का प्रोडक्शन करे तो गवर्नमेंट उन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी। तो गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करके फिर उससे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर उसको गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करती है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग करती है। जैसे कि वो सड़कें बनाएगी, वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल्स खोलेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और पब्लिक पार्क और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट वेलफेयर के काम होते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब होता है जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए खर्च करती है। तो ये दोनों पार्ट हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिस्कल पॉलिसी के अंडर आते हैं, फिस्कल पॉलिसी के अंडर आते हैं, जिसको हिंदी में राजकोषीय नीति कहते हैं। लेकिन चेंजिंग इन मनी सप्लाई, चेंजिंग इन मनी सप्लाई इसको कौन देखता है, इसको देखती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को हमारा सेंट्रल बैंक हैंडल करता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस टू चेंज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। तो भाई देखो, अब गवर्नमेंट क्या है, अब गवर्नमेंट बहुत सारी हमारे लिए स्कीम्स लाती है, हमें बहुत सारे फायदे देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको पेंशन देती है किसी ना किसी तरीके से, और जो हमारे देश में जो हमारी यूथ है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज। तो इस तरह से जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस को हैंडल करती है। ठीक है, तो ये केवल क्या है, सरकारी खर्च कर नीति, इन दोनों संयोजनों को ही राजकोषीय नीति माना गया है। अब देखो भाई, फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटेड मेजर है, टैक्स रेट्स को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ये क्रिएट करती है, मैक्रो लेवल पर ये नेशन की इकोनॉमी को देखती है। ठीक है, तो ये हमारा फिस्कल पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स इसके अंदर आते हैं। और इसको कौन मतलब कि फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, हमारी गवर्नमेंट हैंडल करती है, हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग इस इन्फ्लेशन, अगर हमारी इकोनॉमी यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था इस इन्फ्लेशन को फेस कर रही है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी, नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी। तो भाई देखो, अगर इकोनॉमी डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कीमतें बढ़ रही है, प्राइजेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बट इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग, लेकिन मुद्रास्फीति घट रही है, लेकिन जो हमारी इन्फ्लेशन है वो घट रही है और पॉजिटिव है, सकारात्मक है। जब कीमतें बढ़ रही होती है लेकिन जब हमारे प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो नाम मात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है, यानी कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी से ग्रेटर देन होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1, ये वाला। ठीक है, और इफ देयर करंट ईयर, तो अगर हम करंट ईयर को मान ले, मतलब कि यदि चालू वर्ष को आधार वर्ष के रूप में मान लिया जाए, और जब ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है डिसइन्फ्लेशन के कंसेप्ट में, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो भाई, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को समझते हैं। इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइसेस, तो ये क्या है, करंट प्राइसेस पर जीडीपी को डिस्कस करती है। और जो रियल जीडीपी है, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, और ये कांस्टेंट प्राइसेस पर जीडीपी को डिस्कस करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द हिक्सियन मॉडल एक्सीलरेटर इज बेस्ड ऑन। तो भाई देखो, हमने मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, मल्टीप्लायर के बाद हम एक्सीलरेटर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक्सीलरेटर को हिंदी में त्वरक बोलते हैं। तो जो हमारा एक्सीलरेटर का कंसेप्ट होता है वो किस पर बेस्ड होता है, ऑप्शन है हमारे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड सेविंग, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या ऑटोनोमस सेविंग। तो देखो भाई, जो हमारा इक्शन मॉडल है एक्सीलरेटर का वो है बेस्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में, विच अलोंग विद मल्टीप्लायर ब्रिंग्स अबाउट अपटर्न। तो ये क्या है, जो इक्शन मॉडल में जो प्रेरित निवेश है, यानी कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, वो त्वरक गुणांक यानी कि जो मल्टीप्लायर के साथ वो जब वो हम उसको स्टडी करते हैं तो उसके साथ वो मिलकर क्या करता है, एक अपटर्न लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर। तो देखो भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं इफेक्टिव डिमांड क्या होता है।
तो भाई देखो, इफेक्टिव डिमांड को समझे तो ये कंसेप्ट दिया था केन्स ने। इफेक्टिव डिमांड हिंदी में समझे तो प्रभावी मांग। जब हम मैक्रो लेवल पर पूरी इकोनॉमी में जो भी डिमांड पर्टिकुलर, जो भी टोटल डिमांड हो रही है अलग अलग लेवल्स पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की जो डिमांड हो रही है मैक्रो लेवल पे, पूरी इकोनॉमी में, होल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, तो वो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है। तो एग्रीगेट डिमांड हमें कहाँ पर मीट करेगी, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले ये बात पता चली कि हमें इफेक्टिव डिमांड का जो कंसेप्ट है वो दिया था केन्स ने। तो ये दो दो फैक्टर से डिटरमाइंड होती है, ये डिटरमाइंड होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, तो जो हमारी इफेक्टिव डिमांड है यानी कि जो हमारी प्रभावी मांग है वो हमें इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से प्राप्त होती है। ठीक है, और ये कंसेप्ट हमारा दिया था केन्स ने। Effective demand is determined by two factors: aggregate supply function and aggregate demand function. The aggregate supply function depends on physical or technical condition of production, and employment employment depends on aggregate demand, which turn is determined by the consumption demand and investment demand. देखो भाई, यहाँ पर कई बार इसको हम एम्प्लॉयमेंट डिमांड भी, एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट से भी स्टडी कर लेते हैं। ये क्या है हमारा एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर क्या है हमारा, ये देखो, ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड, यहाँ से एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ये ऊपर जाकर वर्टिकल हो गया एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये जो ई पॉइंट है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर ये ई पॉइंट पर इफेक्टिव डिमांड होगा यानी कि प्रभावी मांग होगा। और इससे ऊपर जब यहाँ पर सभी को ये हमें इफेक्टिव डिमांड मिल जाएगी, इससे ऊपर जब ये ऊपर और जाएगी सप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, मतलब कि सभी को रोजगार मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड इन नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा मनी सप्लाई का जो मेजर है उसमें हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करेंगे, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करेंगे नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। तो देखो भाई, यहाँ पर इसको हम समझे, हमने मनी सप्लाई का कंसेप्ट किया था, उसमें हम M1 M2 M3 M4 ये सभी कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो जो हमारा M3 का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, कंसेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1, इट इज ऑल्सो इंक्लूड नेट टाइम डिपॉजिट। इसमें हम क्या करते हैं, M3 में हम क्या, जब हम M1 में हमारा क्या क्या आता है, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स और सेविंग और करंट। ठीक है, जब हम M1 में क्या जोड़ देंगे, हम नेट टाइम डिपॉजिट जोड़ देंगे ये वाले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा। तो नेट टाइम डिपॉजिट किस में जोड़ेंगे हम, M3 में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि हमारी मौद्रिक नीति इज यूज फॉर डैश टू अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो हमारी जो मौद्रिक नीति है उसका उपयोग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इन व्यष्टि अर्थशास्त्र के चरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रियल एस्टेट और मनी सप्लाई। तो देखो भाई, हमें पता चल गया, अभी हमने फिस्कल पॉलिसी का डिस्कस किया था, फिस्कल पॉलिसी में हम टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को पढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, इतना हमें पता चल गया। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में दो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल की जाती है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट के टैक्सेस को किस तरह से कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग, अपने खर्चे किस तरह से करेगी और गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करते हैं, ये सभी हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर करते हैं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो है मनी सप्लाई से। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई हैंडल करता है। तो ये इसका जो अफेक्टेड मैक्रो वेरिएबल है वो है मनी सप्लाई, तो ये मनी सप्लाई को प्रभावित करेगी। देखो, monetary policy is used for money supply to affect macroeconomic variables such as aggregate output and employment and price level. Money supply is used to affect interest। तो जो हमारी मनी सप्लाई है वो किसके लिए यूज होगी, अफेक्ट करेगी इंटरेस्ट रेट को, विच टर्न अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ये क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड के जो हमारे कंसेप्ट है, कंपोनेंट्स है, उसको अफेक्ट करेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। ये इसको कौन हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक, हमारा आरबीआई इसको हैंडल करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टूल्स विच स्टेबलाइज इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं, स्थिर करते हैं, आर
डैश एंड डैश। तो कौन से टूल है, कौन सी पॉलिसी है जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर यानी कि पूरी इकोनॉमी को यहाँ हम एक वाइड लेवल पर, होल लेवल पर कंसिडर कर रहे हैं और वो हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में उसके उपकरण के रूप में, टूल के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी, नन ऑफ द अबव। तो देखो भाई, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है, ये दोनों क्या है, बहुत हेल्पफुल होती है हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, पूरी इकोनॉमी को एग्रीगेट लेवल पर स्टेबलाइज करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो भी देखो, ये हमारे टूल्स है, मॉनेटरी पॉलिसी है ये, और ये हमारी फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी को कौन सेट करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रल बैंक। और सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई। और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसको कौन हैंडल करता है, हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसका काम करती है, इसका मेन टूल क्या है, मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को क्या करना, उसको मैनेज करना। और फिस्कल पॉलिसी का देखती है टैक्सेस को और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, मतलब कि गवर्नमेंट अपने खर्चे, अपना जो खर्च है वो किस तरीके से करेगी। इसका क्या टारगेट होता है, इम्पैक्ट करना इन्फ्लेशन को, और इसका टारगेट होता है हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अच्छी तरह से हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के मेन टूल्स हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं हमारी इकोनॉमी को, स्टेबलाइज करते हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली ट्रू इन रिसेशन। तो रिसेशन क्या होता है, मंदी। रिसेशन क्या होता है, मंदी। मतलब कि व्यापार में जब मंदी का समय आता है, जब सभी चीजों पर क्या है, एक लो इफेक्ट पड़ता है और किसी काम में क्या है, बढ़ोतरी नहीं होती, वो एक काम एक स्टेगनेंट, स्थिर अवस्था पे आ जाता है, ना बढ़ोतरी हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो रिसेशन का दौर होता है। तो यहाँ पर इनमें से, मंदी के दौर में से कौन सा जो यहाँ पर कंडीशन है वो सही होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। तो देखो भाई, ये तो हो नहीं सकता, रिसेशन आ रहा है, मंदी आ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। तो देखो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा ना, क्यों, क्योंकि क्या है, मंदी है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, डिमांड लोग कर नहीं रहे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो क्या है, लेबर्स की जरूरत नहीं है, तो इससे यहाँ क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यू टू रिसेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, रिसेशन में क्या होगा, मंदी के दौरान जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी कि इकोनॉमी में जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो जाएगी, डाउन, स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब कि जो उनकी जो गति है, उनका जो काम है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। लीडिंग टू रिड्यूस्ड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या होगा, अब क्या है, इकोनॉमी स्लो हो गई, इकोनॉमी क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक है, इससे क्या होगा, डिमांड और होगी जो गुड्स की और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो क्या हो गई, लो हो गई, क्या हो गई, डिक्लाइन कर रही है। अब प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या है, लेबर्स भी कम होगा, लेबर्स कम हो गए तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी। तो रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस कटिंग बैक टू प्रोडक्शन। बिजनेस क्या करेगा, जो बिजनेसमैन है वो कट करेंगे प्रोडक्शन को, एंड लेइंग ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स को हटा देंगे, लीडिंग टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की जो स्थिति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट हैपन when workers lose their jobs because there is no longer demand for their particular skills। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति में क्या होगा जब जो वर्कर्स है यानी कि जो काम करने वाले मतलब कि श्रमिक है, वो अपनी जॉब को खो देते हैं, बिकॉज देर इज नो लॉन्गर डिमांड फॉर देयर पर्टिकुलर स्किल। मतलब कि जो उनके पास पर्टिकुलर स्किल्स है, उनके पास जो कुशलता है, उनके पास जो एक एबिलिटी है, उसकी वजह से वो अपना नौकरी खो देते हैं और वो उनके पास नहीं मिलती उनको जॉब। इट इज कॉल्ड डैश अनएम्प्लॉयमेंट। ये किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, तो देखो भाई, हमने ना पूरा एक टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट का अपनी यूट्यूब क्लास पे किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में इसको देख लेना, वहां हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर किया हुआ। तो देखो, ऑप्शन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल। तो देखो भाई, जब हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हम किसी स्किल्स की वजह से हम अपनी नौकरी खो देते हैं, तो वो होती है हमारी कौन सी, वो होती है हमारी स्ट्रक्चरल। ठीक है, वो होती है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या होती है, इज ए फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच हैपेंस बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी, जॉब्स विल एबल टू, बट देयर इज अ मिसमैच ऑफ अमंग स्किल्स। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो स्किल्स होती है उसमें क्या हो जाती है, मिसमैच हो जाती है। अब देखो भाई, कोई क्या है, ये एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ एक कंपनी है, कंपनी में क्या जरूरत है, हाई प्रोफाइल्ड, मतलब कि हाई एक्सपीरियंस एचआर की जरूरत है, और जो पर्सन है वो क्या है, एक
नॉर्मल क्या है, एक नॉर्मल उसको उसको क्या नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है, अकाउंट्स के रखने की, ठीक है, उसने एज अकाउंटेंट वर्क किया है, बट यहाँ पर क्या है, उसकी स्किल्स मैच नहीं हो रहा है, उसकी स्किल्स मैच नहीं हो रहा, तो उसको इसके अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ पर देखो अनएम्प्लॉयमेंट का ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये लैटिन टीचर है, ये पेंसिल मेकर है, ये क्या है, मूवी एक्सपर्ट है, ये क्या है, टेलेक्स ऑपरेटर है, और ये पीएचडी होल्डर है, यानी कि पीएचडी होल्डर है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह मतलब जॉब क्या है, इस किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ जॉब है, ठीक है। सपोज यहाँ पर जॉब है एक क्लरिकल की जॉब है, और यहाँ पर देखो कितने सारे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर है, हालांकि जो इनकी स्किल्स इससे मैच नहीं करती, इनकी जो एबिलिटी है वो ज्यादा है, बट फिर भी वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू 100 प्लस 060y, यानी कि हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस ये हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लायर निकालना है। मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, और हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया, और हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 060y, ठीक है। 1 बाय में 060 ये कर देंगे हम, यहाँ पर सी की एमपीसी की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हमने ये इसमें से लेस कर दिया, 0.40 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5, हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू 2.5, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर क्या है 2.5, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, कंजम्पशन फंक्शन का वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की 2.5, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, यहाँ पर नोट है एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी की कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लासिकल वर्सेस केन्स। तो देखो क्लासिकल्स क्या अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और केन्स क्या है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो उनका ना हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट और क्रिटिसिज्म चला ही रहता है। तो क्लासिकल्स के अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, हर एक चीज को लेके, वेजेस को लेके, प्राइसेस को लेके, फ्लेक्सिबिलिटी को लेके, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। इवन वो क्लासिकल क्या है, लॉन्ग रन की बात करते हैं, और केन शॉर्ट रन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में आपस में ये जो क्रिटिसिज्म है वो चलता ही रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन सी थ्योरी या अजम्पशन नहीं है क्लासिकल की, ठीक है। ऑप्शन है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेज लॉ, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो देखो भाई यहाँ पर हम बात करें क्लासिकल की, तो क्लासिकल में जो से का लो है वो भी आता है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यहाँ पर क्या है, क्लासिकल ने ना फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, क्वांटिटी थ्योरी की बात की थी, और शेयर के लो की मार्केट की डिमांड की बात की थी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक क्या है वाइड कंसेप्ट है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट को इन्होंने क्या किया था, एक फैक्टर के रूप में माना था कि लॉन्ग रन में क्या होगा, सभी को क्या मिलेगा, एम्प्लॉय मिलेगा, लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक को नहीं डिस्कस किया, तो यहाँ पर ये इसकी अजम्पशन नहीं है, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस नहीं किया। इन्होंने कहा था कि लॉन्ग रन में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हमें अचीव हो जाएगा, लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो जाएगा। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता वो तो शॉर्ट रन फिनोमिना है, ये क्लासिकल का मानना था। लेकिन केन्स क्या कहता है, केन्स कहता है कि लॉन्ग रन की जैसी सिचुएशन नहीं होती, लॉन्ग रन में तो हम सब मर जाएंगे, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, या फिर कुछ लोग अपनी मर्जी से काम करना पसंद नहीं करते। ये केन्स ने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो इसका आंसर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब है से का लो क्या कहता है मार्केट में। तो भाई देखो जेबी से ने अपना एक कंसेप्ट दिया था, तो जेबी से क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जो पूर्ति है वो अपनी मांग खुद बना लेती है। तो से का लो क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो भाई देखो से क्या था, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, यानी कि जो शास्त्रीय अर्थशास्त्री कह दो या परंपरावादी अर्थशास्त्री कह सकते हो आप। तो उसने क्या कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, की जो पूर्ति है वो खुद अपनी मांग को बना लेती है, क्रिएट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जब हम क्लासिकल और केन्स के जो कंसेप्ट करते हैं, पूरी अप्रोच को स्टडी करते हैं क्लासिकल वर्सेस केन्स की, तो केन्स ने इसके कंसेप्ट को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। केन्स ने कहा था डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, केन्स ने क्या किया था, इसको इन्वर्स करके कहा था
डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, लेकिन से क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है से का लो का डिमांड क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन केन्स क्या कहता है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिशर एक्सटेंडेड इक्वेशन, एक्सचेंज मतलब कि जो फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम जो फिशर का एक्सटेंडेड इक्वेशन पढ़ते हैं, यहाँ हम एम वी इज इक्वल टू पी टी का जो ये पूरा इक्वेशन पढ़ते हैं फिशर की थ्योरी में, तो यहाँ पर जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं एम डैश और वी डैश पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एम डैश और वी डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन है क्रेडिट मनी, प्राइमरी मनी, बोथ प्राइमरी एंड क्रेडिट मनी, जनरल प्राइस लेवल। तो देखो भाई यहाँ पर जो एम डैश और वी डैश है वो क्रेडिट मनी को डिफाइन करते हैं, एमवी क्या रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई ऑफ मनी को, पीटी रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर मनी को, और फिर इसने जब अपने एक्सटेंड किया इस इक्वेशन को, पीटी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी वन एम डैश एम वी डैश, तो ये क्या करते हैं, क्रेडिट मनी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रेडिट मनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कैश बैलेंस इक्वेशन। तो ये भी हम जो पूरा कंसेप्ट है क्यूटीएम यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने ना अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बैलेंस इक्वेशन को डिफाइन किया था। पिगू ने अपना अलग दिया था, रॉबर्टसन ने अपना अलग दिया था, और यहाँ पर मार्शल ने अपना अलग दिया था, केन्स ने अपना अलग दिया था। तो यहाँ पर पूछा हुआ कि जो ये इक्वेशन है एम इज इक्वल टू के पी ओ, ये किसने दिया था, तो भाई देखो ये दिया था हमारा मार्शल ने। तो यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन है, मार्शल की इक्वेशन कहती है कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम के पी वाई, यहाँ पर ये दिया हुआ है के पी ओ, ये ओ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्शल का क्या है यहाँ पे, ये इक्वेशन है मार्शल का। ठीक है, यहाँ पर वाई की जगह ओ आ जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो आज की ये हमारी क्लास होती है कंप्लीट, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। तो भाई देखो अब आपसे मैं डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है अपकमिंग 2024 का, उसका फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन तो अभी देखो आया नहीं है, बट हमारी एग्जाम डेट ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने एक लेटर लिखा था डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सिटीज है हरियाणा के, उनके जो एजुकेशन हेड है यानी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको, कि स्कूलों में 7 और 8 दिसंबर को एस्टेट का एग्जाम करवाया जाएगा, तो वो स्कूलों की बिल्डिंग को उस टाइम पर फ्री करने के लिए थोड़ा सा कष्ट करें। तो यहाँ पर भी देखो हमारी यहाँ पर ऐप पर क्या है, एस्टेट के क्या चले हुए हैं, बैचेस चले हुए हैं। ठीक है, तो भाई देखो अगर आप को एक सिस्टमेटिक वे से, यहाँ पर देखो ये नोटिस है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ हरियाणा बोर्ड का ये नोटिस है, और 3 सितंबर को ये आज आया था नोटिस। ठीक है, तो भी देखो इस पर क्या है, ये इन्होंने बोला हुआ है 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को क्या है, एस्टेट की क्या होगी, एग्जाम होगी, एस्टेट की क्या होगी, एग्जाम होगी। ठीक है, तीनों लेवल्स की, तीनों लेवल्स की, लेवल 1 2 3 को, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर नोटिस है, बट एग्जाम हमारे अभी अक्टूबर के मिड ऑफ में या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में हमारे जो एग्जाम फॉर्म फिल होने हैं, उम्मीद करते हैं वो आ जाएंगे, जहां तक हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो भाई देखो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी करना चाहते हो, जो हमारा अपकमिंग अप्रोचिंग एग्जाम है एस्टेट का, जिसका एग्जाम दिसंबर 2024 में 7 और 8 दिसंबर को है, दिसंबर में जो हमारा एग्जाम है एस्टेट का 7 और 8 दिसंबर को है, तो भाई ऑलरेडी हमारा कंप्लीट बैच जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, सभी टॉपिक्स करवाए जाएंगे हमारे यूनिट वाइज, मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फुल सिलेबस मिलेगा, इंक्लूडिंग आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी आपको यहाँ पर सिलेबस के साथ यानी कि क्लासेस के साथ क्या मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे आपको, और ये क्या होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। ठीक है, और जो आपकी क्लासेस होगी वो बाइलैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। क्लासेस आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में रहेगी, और आपको यहाँ पर पर्टिकुलर डाउट सेशन आपके लिए जाएंगे, आपको कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की अगर कोई भी डाउट रहती है तो आप वो पर्सनली पूछ सकते हैं। आपको स्पेशल स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि किस तरीके से आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पर जा सके। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, यानी कि जितने भी हमारे 2-4 साल पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर है, यानी कि 2023, 2022, 21, 20 के हमारे जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे विद कंप्लीट सोल्यूशन। आपको
हमारा जो हमने लास्ट पेपर हुआ था 2023 का पेपर, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमने शेयर किया हुआ है। तो भी देखो, अगर आप अपनी तैयारी को एक सिस्टमेटिक वे से करना चाहते हो, एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि देखो अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है और अक्टूबर में हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो उनको क्या होता है, टाइम का बहुत ज्यादा बाउंडेशन होता है और भी बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन द लास्ट ऑफ अक्टूबर, नवंबर के स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, शादियां स्टार्ट हो जाती है। तो भी क्या होता है, ये जो टाइम है अक्टूबर और नवंबर का, क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि अक्टूबर में क्या होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, और नवंबर में क्या होते हैं, वेडिंग सीजन, यानी कि ये जो शादियों का सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भाई देखो आपको क्या करना है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्या है, एग्जाम है। फर्स्ट वीक में दिसंबर के क्या है, एग्जाम ही है। तो भाई देखो क्या है, हमें इन दोनों मंथ्स को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना है। तो भाई देखो, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पर तैयारी करके अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाके अपने एग्जाम के जो क्लियर होने के चांसेस उसको एक बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप इस अचीवर्स एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए, और आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी बैच की। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।